गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 5 तक देखे हुए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, एक्सरसाइज 6A। सिक्स में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दिया हुआ है 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। आपको पहले ही बताए थे पिछले क्लास में ही। क्या बताया कि अगर किसी डिटरमिनेंट में 1 1 का फॉर्मेट कॉलम में हो देन वी चेंज इन रो। तो हम लोग किस में चेंज करेंगे? रो में चेंज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 1 1 का टर्म कहाँ पे आया हुआ है? कॉलम में आया हुआ है। 1 1 1 कहाँ पे? C1 में आया हुआ है। तो चेंज किस में करेंगे? रो में करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं चेंज इन R1 माइनस R2 और चेंज इन R2 माइनस R3, ये दो करते हैं। तो डिटरमिनेंट का R1 क्या है? डिटरमिनेंट का R1 क्या है? 1 ए स्क्वायर ए क्यूब। और डिटरमिनेंट का R2 क्या है? 1 बी स्क्वायर बी क्यूब। तो घटेंगे कैसे? सर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट घटेंगे। जैसे 1 के साथ 1 घटेगा, बी स्क्वायर घटेगा ए स्क्वायर में, बी क्यूब घटेगा ए क्यूब में। नाउ फिर सेकेंड रो में अगर थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो सेकेंड रो का एलिमेंट क्या है? 1 बी स्क्वायर बी क्यूब और थर्ड रो का एलिमेंट है 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। तो सेकेंड रो में अगर थर्ड रो घटेगा तो ये 1 घटेगा 1 में, सी स्क्वायर घटेगा बी स्क्वायर में, सी क्यूब घटेगा बी क्यूब में। तो देखिए क्या आ जाएगा? डेल बराबर ये 1 यहाँ पे आके घटेगा तो 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर घटेगा ए स्क्वायर में तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर बी क्यू घटेगा ए क्यू में तो क्या लिखेंगे? ए क्यू माइनस बी क्यू। ये हम लोग का R1 चेंज हो गया। नाउ चेंज इन R2। जब R2 में चेंज करेंगे तो क्या होगा सर? ये 1 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 0, सी स्क्वायर घटेगा बी स्क्वायर में तो क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और सी क्यू घटेगा बी क्यू में तो क्या लिखेंगे? बी क्यू माइनस सी क्यू। और तीसरा रो वैसे ही रहेगा 1 सी स्क्वायर सी क्यू। अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या क्या लगाना पड़ेगा? एक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का। ये दो फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू मतलब ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो जब ये दोनों फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो इस केस में देयरफॉर डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल इक्वल टू हो जाएगा कितना? 0 ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ कितना हो जाएगा? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ 0 बी माइनस सी बी प्लस सी बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। थर्ड रो वही रहेगा 1 सी स्क्वायर
एंड सी क्यू। अब हम लोग एक प्रॉपर्टीज कल डिस्कस किए थे लेक्चर नंबर 4 में, सॉरी लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 में बताए थे आपको प्रॉपर्टीज नंबर 4 कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू उतना टाइम्स बढ़ जाता है, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू उतना टाइम्स बढ़ जाता है। जब हम लोग किसी एक रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि किसी एक रो से कॉमन भी ले सकते हैं, किसी एक रो से कॉमन भी ले सकते हैं। जब हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर रो में, किसी पार्टिकुलर कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो उस किसी भी पार्टिकुलर रो या किसी भी पार्टिकुलर कॉलम से हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होगा कि जिस एलिमेंट को कॉमन लिया जाएगा वो एलिमेंट उस रो के सभी के पास होने चाहिए। जिस एलिमेंट को कॉमन लिया जाएगा वो एलिमेंट उस रो के सभी के पास होना चाहिए, और अगर किसी के पास नहीं है तो वहाँ का वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है तो वहाँ का वैल्यू 0 होना चाहिए। जैसे देखिए आप यहाँ पे ये हम लोग का R1 और ये हम लोग का R2। R1 में a माइनस बी यहाँ पे भी है, a माइनस बी यहाँ पे भी है, तो सर ये दोनों एलिमेंट से हम लोग a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं। साथ में 0 से भी तो कॉमन ले सकते हैं, 0 से तो कोई भी संख्या कॉमन आ सकती है, 0 से कोई भी संख्या कॉमन आ सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग R1 से a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, R1 से a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं। और सिमिलरली R2 से b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं, सिमिलरली R2 से b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम R1 and b minus c from R2। a माइनस बी कॉमन ले रहे हैं किससे? R1 से, और b माइनस सी कॉमन ले रहे हैं किससे? R2 से। तो क्या रिजल्ट आएगा? तो डेल का फॉर्मेट कैसा बनेगा? तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर डेल इक्वल टू कितना? a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। टर्म क्या बचेगा? यहाँ पे 0 के जगह 0 रहेगा, a माइनस बी कॉमन निकला तो क्या बचेगा? a प्लस बी बचेगा। यहाँ पे a माइनस बी कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर सेकेंड रो में क्या बचेगा? 0 के जगह 0, b माइनस सी कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा? b प्लस सी बचेगा। और यहाँ b माइनस सी कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा? b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। और थर्ड 1 सी स्क्वायर एंड सी क्यू। ये रिजल्ट हम लोग के पास अभी फिलहाल रहेगा। तो अब हम लोग फिर से इसमें चेंजिंग करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या चेंजिंग कर सकते हैं? अगर सपोज R1 में R2 को फिर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, R1 में R2 को
फिर से क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। यहाँ लिख सकते हैं नाउ चेंजिंग इन R1 माइनस R2। फिर से क्या कर रहे हैं, R1 में R2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो डेल इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल इक्वल टू लिखेंगे A माइनस बी, डेल इक्वल टू लिखेंगे A माइनस बी, B माइनस सी। यहाँ डिटरमिनेंट का फॉर्मेट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। सो देखिए पहला ये तो 0 में 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ तो 0 आएगा। दूसरा एलिमेंट में क्या होगा, a प्लस बी माइनस बी माइनस सी, बी कैंसिल तो a माइनस सी हो जाएगा। तो दूसरा टर्म यहाँ पे आएगा a माइनस सी। अच्छा तीसरा टर्म क्या बनेगा, तीसरा टर्म क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर यहाँ कैंसिल होगा, ए स्क्वायर के साथ क्या शामिल हो जाएगा, सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ए बी माइनस बी सी। तो यहाँ से प्लस बी अगर कॉमन कर लेंगे तो ए माइनस सी। फिर दोनों से ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस सी इंटू ए प्लस सी, दोनों से कॉमन निकलेगा ए माइनस सी, और यहाँ पे बचेगा ए प्लस सी प्लस बी। मतलब तीसरा एलिमेंट क्या लिखा जाएगा, तीसरा एलिमेंट लिखा जाएगा कितना, तीसरा एलिमेंट लिखा जाएगा ए माइनस सी इंटू कितना, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस सी इंटू कितना, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये लिखा जाएगा तीसरा एलिमेंट। R2 और R3 का एलिमेंट जो का त्यों रहेगा, R2 और R3 के एलिमेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो R2 का एलिमेंट क्या रहेगा, 0 बी प्लस सी और कितना, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। और R3 का एलिमेंट कितना रहेगा, 1 सी स्क्वायर एंड सी क्यूब। ठीक है, ये आपका रफ है, ये आपका रफ है। ये हम लोग को R1 माइनस R2 का रफ किए हुए और इसको यहाँ पे लिखे हुए। अब देखिए यहाँ से फिर से हम लोग का कॉमन क्या आ सकता है, R1 से कॉमन आ सकता है a माइनस सी। R1 से फिर से कॉमन क्या आ सकता है, a माइनस सी। तो यहाँ लिखेंगे क्या, टेकिंग कॉमन कितना, a माइनस सी फ्रॉम R1 से फिर से क्या कॉमन करेंगे, a माइनस सी कॉमन करेंगे। तो क्या आ जाएगा, डेल बराबर a माइनस बी पहले से था, b माइनस सी पहले से था, और फिर क्या आ जाएगा, c माइनस a माइनस सी आ जाएगा, सॉरी क्या आ जाएगा, a माइनस सी कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा, तो देखिए क्या बचेगा, R1 में क्या बचेगा, 0 1, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ 0, यहाँ b प्लस सी, और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ 1 सी स्क्वायर और सी। अब हम लोग जानते हैं कि जब कोई डिटरमिनेंट 3/3 ऑर्डर में रहता है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर कोई डिटरमिनेंट 3/3 ऑर्डर में रहता है तो हम लोग उसे क्या करते हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को एक्सपेंडिंग मेथड से सॉल्व करते थे। किसी एक रो या किसी एक कॉलम को एक्सपेंडिंग मेथड से सॉल्व करते थे। तो अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें C1 को, क्या लिखेंगे, सॉल्विंग C1। तो C1 के एलिमेंट क्या है, 0 0 और 1। पहले से कितना कॉमन है हम लोग का, पहले से कॉमन है
ए माइनस बी डेल बराबर ए माइनस बी बी माइनस सी ए माइनस सी। सॉल्व किसको कर रहे हैं? 0 0 1 को, तो सिर्फ 1 के लिए सॉल्व होगा क्योंकि पहले से दो टर्म ऑलरेडी क्या है 0 है, तो सिर्फ सॉल्व किसके लिए होगा? 1 के लिए होगा। तो 1 के लिए क्या लिखेंगे? इस रो और इस कॉलम को ढक देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पे आएगा b प्लस सी, यहाँ पे आएगा कितना a प्लस b प्लस सी, और यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। एंड देयरफॉर डेल इक्वल टू a माइनस बी बी माइनस सी a माइनस सी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 2/2 में अब शिफ्ट हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल, तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू कितना? ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी इंटू कितना? ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या फॉर्मेट आएगा? अब देखिए, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी बी माइनस सी सिम ए माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी, और माइनस ए सी माइनस बी सी एंड माइनस सी स्क्वायर। तो क्या कटेगा? क्या कटेगा? बी स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर कट जाएगा, कट गया, और प्लस बी सी से माइनस बी सी भी कट जाएगा। तो क्या रिजल्ट रह गया? डेल बराबर क्या रिजल्ट रह गया? ए माइनस बी बी माइनस सी ए माइनस सी इंटू माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये जो तीनों का माइनस है कॉमन करके यहाँ पे माइनस गुना कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले तीनों का माइनस कॉमन करेंगे, तो जब तीनों का माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ डेल बराबर होगा माइनस ऑफ ए माइनस बी बी माइनस सी ए माइनस सी इंटू कितना? इंटू हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब ये जो माइनस हम लोग कॉमन निकाले हुए हैं, ये माइनस को ए माइनस सी में लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? ए माइनस सी का जो टर्म है वो क्या बन जाएगा? सी माइनस ए बन जाएगा। मतलब डेल का फाइनल वैल्यू क्या बनेगा? ए माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये इसका फाइनल वैल्यू बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था। इसी फॉर्मेट पे आप क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हैं। 11 तक आप सेम इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, क्या? कि अगर रो में 1 1 हो देन वी चेंज इन कॉलम, और अगर कॉलम में 1 1 हो देन वी चेंज इन रो। अगर रो में 1 1 रहेगा तो चेंज किस में करेंगे? कॉलम में चेंज करेंगे, और अगर कॉलम में 1 1 रहेगा तो चेंज किस में करेंगे? रो में चेंज करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है कि प्रूव दैट। अब हम लोग को इसमें क्या करने हैं? प्रूफ करने हैं। क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस 2b
ए प्लस बी, ए प्लस टू बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए और ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी, ए प्लस बी एंड ए, दिस इज इक्वल टू 9b स्क्वायर, 9b स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि ए प्लस बी, ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस टू बी और ए, इन तीनों का जो इन तीनों के लेफ्ट साइड का जो डिटर्मिनेंट है उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 9b स्क्वायर इंटू ए प्लस बी के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में LHS इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस टू बी, ए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि सर जो एलिमेंट हम लोग का R1 में है, माने ये कह सकते हैं कि R1 में R1 जो हम लोग का जिस एलिमेंट से बना हुआ है वही एलिमेंट R2 में भी है और वही एलिमेंट R3 में भी है। सिर्फ अंतर किसका है? सिर्फ अंतर है सर पोजीशन का। जैसे देखिए यहाँ पे ए आपका ए से शुरू हुआ, यहाँ ये बीच में आ गया, इसमें ये लास्ट में आ गया। यहाँ ए के बाद ए प्लस बी आया हुआ है तो यहाँ ए के बाद यहाँ पे ए प्लस बी आ गया। मतलब सर R1 में एलिमेंट क्या है? ये ए प्लस बी, ए प्लस टू बी। और सर वही एलिमेंट यहाँ पे भी है लेकिन उसके सामने नहीं है, उसके सामने नहीं है। जैसे यहाँ पे ए के सामने ये नहीं है, ए प्लस यहाँ पे ए प्लस टू बी के सामने ए प्लस टू बी नहीं है, यहाँ पे ए प्लस बी के सामने ए प्लस बी नहीं है। तो जब भी ऐसा हो कि जो एलिमेंट आपका R1 में हो वही एलिमेंट R2 में भी हो और वही एलिमेंट R3 में भी हो, लेकिन पोजीशन बदला हो, लेकिन पोजीशन चेंज हुआ हो, तो उस केस में क्या कीजिएगा? उस केस में कीजिएगा कि तीनों को जोड़ दीजिएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 के एलिमेंट को ऐड करेंगे किसके साथ? R2 के एलिमेंट के साथ, और ये फाइनली R3 के भी एलिमेंट ऐड करेंगे किसके साथ? R1 के एलिमेंट के साथ। तो क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ पे देखिए ये हम लोग का R1 था, ये हम लोग का R2 था, ये हम लोग का R3 था। जिस तरह से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटते थे उसी तरह से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुटेंगे। मतलब ए के साथ कौन जुटेगा? ए प्लस टू बी और ए प्लस बी। तो देखिए क्या आ जाएगा? ए प्लस ए 3a, 2b प्लस बी 3b। सेम यहाँ पे भी ए प्लस बी के साथ कौन जुटेगा? ये, और इसके साथ कौन जुटेगा? ए प्लस 2b। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 3a प्लस 3b। यहाँ पे भी वही आएगा 3a प्लस 3b। सेकेंड रो में वही रहेगा ए प्लस 2b, ए और ए प्लस बी। थर्ड रो में वही रहेगा ए प्लस बी, ए प्लस 2b और ये। तो आपको बताए थे कि किसी भी रो से कॉमन ले सकते हैं जब उस रो के सभी एलिमेंट के पास जितना कॉमन लेना चाह रहे हैं उतना हो तब। जैसे देखिए अभी यहाँ पे 3a प्लस 3b इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब 3a प्लस 3b हम लोग को R1 से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ क्या लिखेंगे? टेकिंग कॉमन 3a प्लस 3b फ्रॉम R1। R1 से क्या कॉमन लेंगे? 3a प्लस
3b। तो जब 3a प्लस 3b कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3a प्लस 3b बाहर, यहाँ क्या आ जाएगा 1 1 1, यहाँ क्या आ जाएगा a प्लस 2b a प्लस b, यहाँ क्या आ जाएगा a प्लस b a प्लस 2b और a, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 1 1 का फॉर्मेट कहाँ आ चुका है हम लोग का, 1 1 का फॉर्मेट रो में आ चुका है सर। R1 के तीनों एलिमेंट का जगह क्या हो गया 1 1 हो गया। तो क्या बताए थे कि अगर किसी रो में 1 1 हो तो चेंज किस में करेंगे, कॉलम में। तो चेंज किस में करेंगे, कॉलम में। तो क्या चेंज करेंगे सर, इसमें C1 में चेंज कर सकते हैं हम लोग C1 माइनस C2, C2 में चेंज कर सकते हैं हम लोग C2 माइनस C3, C1 में चेंज कर सकते हैं C1 माइनस C2 और C2 में चेंज कर सकते हैं C2 माइनस C3। तो क्या रिजल्ट आएगा, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b, यहाँ पे आ जाएगा 1 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, a प्लस 2b में a घटेगा तो 2b बचेगा, a प्लस b में a प्लस 2b घटेगा तो माइनस b बचेगा। फिर ये 1 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, a में a प्लस b घटेगा तो माइनस b बचेगा और a प्लस 2b में a घटेगा तो 2b बचेगा। तीसरे कॉलम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तीसरे कॉलम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि आप किस में बदल रहे हैं, C1 में बदल रहे हैं और C2 में बदल रहे हैं। आप किस में बदल रहे हैं, C1 में और C2 में। आपको बताए हैं कि किसी मैक्सिमम 2 रो या 2 कॉलम में ही हम लोग चेंज कर सकते हैं एक बार में। मैक्सिमम 2 रो या 2 कॉलम में एक बार में चेंजिंग अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए C3 के एलिमेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 a प्लस b और a। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सॉल्विंग R1, सॉल्विंग R1। R1 के एलिमेंट क्या क्या है, 0 0 एंड 1। R1 के एलिमेंट क्या क्या है, 0 0 एंड 1। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ए रो और एक कॉलम हटेगा। 0 0 के लिए तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 के लिए सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि सर इसके लिए रिजल्ट यहाँ पे कुछ भी बन के आएगा, लेकिन फाइनली जब 0 से गुना होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू तो 0 हो जाएगा। इसलिए 0 0 के लिए सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सॉल्यूशन किसके लिए करेंगे, 1 के लिए करेंगे। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, ए रो और एक कॉलम हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2b, यहाँ माइनस b, यहाँ माइनस b और 2b। मतलब क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b, 2b 4b स्क्वायर और माइनस b प्लस b स्क्वायर और एक और जो माइनस आता है उसके कारण से माइनस b स्क्वायर। तो 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट मीन्स 3b स्क्वायर। 3b स्क्वायर गुना होगा 3 से तो हो जाएगा 9b स्क्वायर इंटू a प्लस b। ये हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है, ये हम लोग को प्रूफ करना था। इसी फॉर्मेट पे आप क्वेश्चन नंबर 13 कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में क्या कर रहा है कि ए बी सी आर इन एपी। ए बी सी किस में दिया हुआ है, एपी में दिया हुआ है और डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या प्रूफ करना है, 0 होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में होता है तो क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इसका मतलब अगर ए बी सी आपका एपी में है, ए बी सी एपी में है तो b माइनस ए का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, c माइनस बी का बराबर होगा।
मतलब इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन नंबर 15 में यूज़ करना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।